तो वो ध्यान देना। ओके, एंड हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो। ओके, सब हैंड राइटिंग तो सबको इम्प्रूव कर सकता है, जिनके अच्छे हैं उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने लिखा हुआ ये तुम लोगों को कौन था वो, किसका था, आई थिंक वेदांशी का था, तुमने लिखा है, अच्छा लिखा है, तुमने भी अच्छा लिखा है हिमांशु, बट कंटेंट मार्क्स के हिसाब से नहीं है। सच लिखा है, सही लिखा है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से कंटेंट नहीं है। तो मार्क्स के हिसाब से कंटेंट लिखो, एट द सेम टाइम थोड़ा डिटेल्ड में लिखो। सपोज 2 मार्क का है तो फिर तुम 1 लाइन लिखोगे, 2 लाइन लिखोगे। मैंने 2 मार्क्स दिए हुए हैं तुमको, बट हमेशा नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि सच है, सही लिखा है, इसलिए 2 मार्क्स दिए हैं, बट ट्राई टू राइट द कंटेंट आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग पे काम करना है। सो ये किसका है? हाँ, तो तुम्हारे 13 मार्क्स है हिमांशु लास्ट में। रियान का है, रियान आगे नाम लिखा है, मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने पूछा कि किसका है। ओके, रियान तुम्हारे है 8 मार्क्स। ओके, तुम्हारे भी मार्क्स वहीं पे कटे। हैंड राइटिंग गुड, अच्छे है। ओके, तो हैंड राइटिंग तो अच्छे है, लेकिन काम करना है तुम्हें। कहाँ काम करना है? कंटेंट पे, कि तुमने दूसरा कंटेंट लिख दिया, मतलब जो लिखा इतना अच्छा है कि बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इतना अच्छा लिखा है, दैट इज गुड क्वालिटी। बट अगर पढ़े तो कंटेंट पता चले तो फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आंसर होने चाहिए। ओके, तो कई जगह ऐसा है कि तुमने लिखा है, वो चैप्टर का ही लिखा है, ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ लिख दिया है, ऐसा नहीं, चैप्टर का ही लिखा है, बट जो क्वेश्चन पूछा है उसका अंदर आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मार्क्स कटे हैं, तो वो ध्यान दो। अदरवाइज राइटिंग इज गुड, एंड जो नहीं लिखा वो तो नहीं लिखा है, सो उसको फिर लिखो। क्योंकि जैसे कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे सेक्शन बी में, तो तुमने एक ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी शायद एक नहीं लिखा है, तो ये चेक कर लो। 8 मार्क्स है, तुम्हें भी रीटेस्ट देना पड़ेगा। ओके, देन तिथि, अभी तिथि आए तब उसकी बात करते हैं। देन तुम नाम लिखो, वेदांशी पहले तो आगे नाम लिखो। ओके, हैंड राइटिंग पे काम करना है, बहुत काम करना है। ओके, तुम्हारे 15 मार्क्स है आउट ऑफ 25, 2 15 मार्क्स, लेकिन रीटेस्ट देना है। ओके, तो अच्छे से लिखा हुआ है। एक जगह मैं पढ़ के हंस बैठा था, तो मैंने हा भी लिखा हुआ है कि भाई कैसे पता चलेगा कि वो मिसेस पंफ्री बहुत ज़्यादा रिच थी, तो तुमने लिखा है शी यूज्ड टू गो टू द क्लब। तो मुझे हंसी आ गई। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन बने, मतलब हो सके तब तक कंटेंट तुम्हारा बुक का होना चाहिए। ओके, हैंड राइटिंग पे काम करना है, और थोड़े मार्क्स गए हैं, और अगेन तुमने भी जो नहीं लिखा वो नहीं लिखा है, शायद तुमने 2 क्वेश्चंस नहीं लिखे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 5 लिखे ही नहीं है, तो जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। आगे से और अच्छा प्रिपेयर करो। अगेन वो कंटेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए। ओके, तो तुम्हें भी रीटेस्ट देना है, तो तुम्हारे है 15 मार्क्स। ओके, और दिशा तुम्हारा अगेन गुड, वेरी गुड, आ जाते 25 आउट ऑफ 25, बट एक क्वेश्चन में तुमने भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मिस्टेक किया है, तो तुमने दूसरा कुछ लिख दिया है, दैट आई विल चेक। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट प्रिस्क्रिप्शन डिड द ऑथर गिव टू मिसेस पंफ्रे फॉर ट्रिकी गेटिंग वेल? कि भाई ऑथर ने मिसेस पंफ्रे को क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जैसे कि हम प्रिस्क्रिप्शन वर्ड कहाँ यूज होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर दवाई लिख के दे, जिसमें मेडिसिन लिख के दे कि भाई ये सुबह दो, दोपहर को दो, रात को खाने के बाद ये, वो जो पेपर देता है, उस डॉक्टर पेपर देते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो कोई दवाई दी नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ वर्बल एडवाइस थी। ओके, तो यहाँ हाँ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि मिस्टर हैरियट ने, डॉक्टर ने, हमारे ऑथर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब क्या सजेशन दिया कि आपको ये करना
चाहिए ऐसे। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया था कि भाई आप थोड़ा इसका डाइट पे कंट्रोल कीजिए, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाइए और उसको एक्सरसाइज करवाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए, अदरवाइज बहुत बड़ी बीमारी इसे हो सकती है। दैट वाज द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, कि रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए और डाइट को कंट्रोल करवाइए, वो प्रिस्क्रिप्शन था। बट तुमने कुछ और समझा था एंड जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन वो वहां पे सूट नहीं हो रहा है। डॉक्टर जेम्स हैरियट dodged many questions of Mrs. Pumphrey and to make her feel comfort and relax, he tells Mrs. Pumphrey that his dog Tricky, her dog Tricky was getting well and energetic and was convalescing soon. मतलब जो ऑलरेडी पहुंच गया है हॉस्पिटल में और जो फोन कर रहा है, तब क्या उनको उनकी मतलब शांति के लिए, मन की शांति के लिए क्या बोल रहे हैं, ये भी प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये वहां चला गया है उसके बाद का प्रिस्क्रिप्शन है। और ये प्रिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली इसको नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अब तो ट्रिकी डॉक्टर के पास है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन इनको देके क्या करेगा? उनको प्रिस्क्रिप्शन कब दिया था? जब ट्रिकी मिसेस पंफ्रे के पास था। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन अंडर, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि wrongly understood the question. ओके, वहां पे मार्क्स गए हुए हैं। अदरवाइज वॉट एवर यू हैव रिटन, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आउट ऑफ आउट मार्क्स ही मिले हैं सब में। सारे टेस्ट में तुम सारे ही टेस्ट में यू कैन चेक कि जिसके मार्क्स अच्छे आए हो, जिसके अच्छे आए हो, बुरे आए हो, वॉट एवर, तुम सब लोग एक दूसरे की आंसर बुकलेट चेक कर सकते हो। ओके, जिनके हाईएस्ट आए वो भी दूसरों की, ऐसे मेरे तो 25 आउट ऑफ 20 आए, मुझे क्या जरूरत है? नहीं, चेक करो कि भाई क्या गलती हुई है दूसरों की, वो चेक करो। फिर वो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो तुमने ये गलती की, वो देख लेगा। मैं बता ही रहा हूं, तुम्हें क्या चेक करना है कि ये गलती हो रही है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मिस्टेक जो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। हमें पता होगा कि भाई 10 रास्ते हैं और इसमें से एक ही सही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 गलत रास्ते कौन से हैं, नहीं तो तुम भी कोई गलत रास्ते में जा सकते हो। सो इफ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द मिस्टेक, ओके, मतलब पता चलेगा अच्छा ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये इसने नहीं लिखा, इसलिए सर ने मार्क्स काटे हुए हैं, वो तुम्हें पता चलेगा, सो दैट तुम वो मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, तो जो लोग जिनके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब तुम अपने से हायर लेवल के स्टूडेंट के पास बैठ रहे हो या उनकी कॉपी चेक कर रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा कैसे लिखना है, क्या करना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव। और अपने से सपोज किसके मार्क कम आए हैं, लेवल अपने से कम लेवल, ज्यादा लेवल नहीं, लेकिन जिसके मार्क्स कम आए हैं उनकी आंसर बुकलेट चेक करोगे तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ज्यादा डेटा है कि गलती कहाँ हुई है, सो तुम वो चेक कर सकते हो, सो दैट वैसी गलती ना हो। और जिनकी गलती हुई है, कम मार्क्स आए हैं, तो उनको वो पर्टिकुलरली वो रीजन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो वो याद रखना है, एक दूसरे की कॉपी लो, चेक करो, एटलीस्ट फटाफट 5 मिनट तो चेक करो, या फिर रोज एक दिन ले जाओ, भाई तुम ले जाओ, कल ले आना, यू चेक, जस्ट गो थ्रू, पता चलेगा कि अलग अलग स्टूडेंट कैसे कैसे लिखते हैं। ओके, सब में अच्छी क्वालिटी होती है, देखने का नजरिया चाहिए। ओके, तो देखो कि अच्छा इसने ये कितना अच्छा लिखा है, अरे इसने तो देखो 2 ही लाइन में लिख दिया है और सर ने मार्क्स भी दिए हैं, तो फिर तुम्हें पता चलेगा ओ तो एग्जैक्ट जो पूछा है वही लिख दिया है, इसलिए सर ने इसको मार्क्स दे दिए हैं। ओके, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे बहुत ज्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ओवर, जैसे ओवर पैडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी वैसे ही ओवर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 3 मार्क हो तो 3 मार्क का कंटेंट होना चाहिए, 1 का 1 मार्क जितना 2 का। ओके, तो तुम्हारे 23 है, तुम रिटेस्ट ना दो तो चलेगा। ओके, नहीं देना है इन द सेंस, हाँ उन लोग का रिटेस्ट हो और तुम्हें कोई और चीज का टेस्ट देना हो, दैट यू कैन टेल मी बिफोर टाइम सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूँ, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लूँ एंड देन आई विल गिव यू। तुम ऐसे ही चूज करो, ऐसा अगर दे रहे हो तुम, जब सपोज सबका रिटेस्ट है और तुम कोई दे रहे हो, you identify what is your weak point, what are your weak areas, particularly साइंस है और साइंस में पर्टिकुलरली ये इक्वेशन बैलेंसिंग है, या फिर कहीं पे नाम याद नहीं रह रहे, गलती हो रही है,
एक्टिविटी के क्वेश्चंस है वहां पे गलती हो रही है, कोई भी एनीथिंग, वो आइडेंटिफाई करो। फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स के, वो आइडेंटिफाई, तो जहां पे तुम्हें लगे कि अच्छा यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, ये मेरा वीक एरिया है, तो वहां पे काम करो। और वो मुझे पहले से बता देना, मतलब 1 वीक पहले ही बता दो, या फिर एटलीस्ट 3-4 डेज पहले बताओ, क्योंकि मैं जनरली अब आई विल ट्राई कि सब कुछ रेगुलर रहे, इसलिए मैंने आज पूरे 1.5 महीने की अटेंडेंस डाल दी है ग्रुप में जो बाकी थी वो भी डाल दी है अटेंडेंस, और टेस्ट भी सारे चेक हो गए हैं। सो रेगुलरली रखेंगे हम सब कुछ। इसकी भी मैं एक्सेल शीट या ऐसा कुछ बना दूंगा, सो दैट इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, कि भाई वो इतने मार्क्स आए थे। ध्यान फिर से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक एक्सेल शीट बनाऊंगा उसमें सबके मार्क्स आएंगे, नो, वैसे कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तुम्हारी अकेले की एक एक्सेल शीट या एक पेपर होगा, सो दैट अच्छा पहला चैप्टर इतने मार्क्स आए, दैट मीन्स यस सेटिस्फाइड, ओके डन। दैट इज टेस्ट के हिसाब से, हाँ तुम प्रिपेयर्ड हो। दूसरा टेस्ट आया, रीटेस्ट आया है, रीटेस्ट के मार्क्स ये है, फिर से रीटेस्ट आया, फिर से ये मार्क्स है, अच्छा 3 बार टेस्ट दिए, अब ओके डन, अब तुम थर्ड पे आए, लाइक दैट। तो जितने तुम्हारे रीटेस्ट इकट्ठा होंगे उतनी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ओके, क्योंकि बाकी लोगों को रीटेस्ट तो देना नहीं है, तुम्हें रीटेस्ट देना है। अपने आप पे ही देखो, कंपैरिजन की, कंपटीशन की बात है ही नहीं। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। तुमने जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दी है उससे आगे बढ़ने की ट्राई करो, ओके। एंड ऑल आर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू कैन हेल्प ईच अदर टू इम्प्रूव ऑल्सो, ओके। तुम पूछ भी सकते हो कि भाई कैसे करे, क्या करे, ओके। और अच्छे से अच्छे मतलब मार्क्स लाओ, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंटेंट समझना है, ना समझ में आए कि क्यों ये हो रहा है, क्या हो रहा है, यू कैन आस्क मी, ओके। हाँ, तिथि अगेन हैंड राइटिंग पे काम करो, ओके। देन रीटेस्ट दिया था तुमने, तुम्हारे रीटेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं? तुमने रीटेस्ट नहीं, तुमने वो इनका रीटेस्ट है, वो तुम्हारा पहली बार था, यस 24 आए हैं, हाँ ओके। उसमें अच्छा वो कौन सा गैस निकलता है वो रह गया था, NO2 NO3, ओके। हाँ, तुमने रीटेस्ट नहीं दिया, इनका रीटेस्ट था तब तुमने पहली बार दिया है, उसमें तुम्हारे 5 मार्क्स है, जो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग है वो, तो वो तुम्हें रीटेस्ट देना पड़ेगा, ओके। अच्छे से प्रिपेयर करो एंड देन अच्छा जो लिखा हुआ है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सही है, जिसके मैंने मार्क्स दिए हैं, दैट इज गुड कंटेंट, अच्छे से लिखा है, दैट इज गुड अबाउट राइटिंग। और जो जहाँ मार्क्स कटे हुए हैं वहां पे कुछ ना कुछ गलती है, ओके। सो वहां पे 5 मार्क्स है, 4.5 जिसका 5 हुआ है। एंड ये ट्रिकी वाला चैप्टर था, उसमें भी 5 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, ओके। क्यों 4 मार्क्स है? क्योंकि एक थर्ड क्वेश्चन तुमने गलत इंटरप्रेट करके लिख दिया है, 4th लिखा ही नहीं, 5th भी गलत इंटरप्रेट किया है, 7th भी गलत, 8th, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अगेन जो मैं तुम्हें बता रहा था, तुम आए इससे पहले इन लोग को बता रहा था कि क्वेश्चन को समझो, तुमने जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है, ऐसा नहीं कि गलत है, बट जो क्वेश्चन है उसके साथ रिलेटेड नहीं है आंसर, ओके। जो क्वेश्चन है उसके साथ रिलेटेड आंसर नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। तो अगेन क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है ही, पढ़ो सारे क्वेश्चंस, और समझ में ना आए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है तो पूछ लो मुझसे, ओके। उसके बाद आंसर तो तुम्हें पता ही है, एक्चुअली तुम्हें स्टोरी लाइन तो पता है, इंग्लिश में तुम लिख ही दोगे। सारे स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, लेकिन सबके मार्क्स कहाँ कटे हैं कि दूसरी चीज लिख दी हो, ओके। और कंटेंट बहुत कम रखा हुआ हो, वहां पर भी कोई मार्क्स कटे हुए हैं। तो अगेन इसका भी रीटेस्ट देना पड़ेगा, ओके। तो ये आई थिंक मुझे बना मंडे ऑल ऑफ यू ब्रिंग, नहीं मंडे क्या, कल टेस्ट है ना, कल टेस्ट है, हाँ बस। तो कल मेरे पास ही बुक आने वाली है, ओके। तो ये सारी तुम लोग सब पेरेंट्स की साइन करवा लेना मार्क्स के पास, ओके। मार्क्स जहाँ मैंने आगे लिखे हुए हैं वहाँ पेरेंट्स की साइन करवा के कल फिर यही टेस्ट बुक में तुम्हें टेस्ट देना है, ओके। वीडियो चालू कर दिया हमने, अच्छा कोई बात नहीं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखते हैं कितना टाइम होता है, बट माय एम इज वी हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटीज, दैट्स इट, उतना ही करना है, क्योंकि बाकी
जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे स्कैन करने बाकी है। ओके, बट आई थिंक हो जाएंगी। आई थिंक 8 और 13 एक्टिविटीज है। कितनी, 8 या 13? 8। ओके, सो दोज 8 एक्टिविटीज वी विल डू। पहले प्रेयर करते हैं। हाँ, क्लास 9 तुम्हें जाना हो तो जाओ, और पढ़ना हो तो यहीं पढ़ो। ओके, एंड कल तो टेस्ट है नहीं तुम लोगों का, तुम लोग तो मंडे टेस्ट दोगे, तो कल क्या लाओगे? इंग्लिश मोमेंट्स। मोमेंट्स ही मेन बुक है ना, या बिहेव मेन बुक? जैसे तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट मेन है और वो जो फुटप्रिंट विदाउट फीट सेकंड है, सेकंड। वैसे बिहेव में नहीं है, मोमेंट में बिहेव है, तो बिहेव लेके आना रे। ओके, बिहेव लेके आना। ओके, ठीक है। ओके, चलो प्रेयर करते हैं। कौन सी आए? 6 या 7? 6। अच्छा, चलो। हाँ, सो हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति पुरुष या नपुंसक, जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। चलो, सो आज हम सारी एक्टिविटी कवर करने की ट्राई करेंगे, देखते हैं कितनी हो रही है। सारी हो जाए तो वेल एंड गुड। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.1 से। ओके, देखो क्या है एक्टिविटी में। टू डेमोन्स्ट्रेट, यहीं पे ध्यान दो, क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भाई एक्टिविटी में हमें क्या पता चलेगा? वो एक्टिविटी जो गिवन है वो करेंगे तो, कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, एसेंशियल जरूरी है। ये हमें एक्टिविटी के कंक्लूजन में पता चलेगा, या ऐसा पता चले इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। ओके, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। Now we will see we are seeing the activities, and next we will see the in-text and the exercise questions. With that our whole chapter will be completed. Okay, चलो। So photosynthesis के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। Okay, नहीं तो फिर हम भी अपनी एनर्जी, अपना खाना खुद ही बना लेते, बट नहीं बना सकते। क्यों? Because we don't have chlorophyll. तो क्लोरोफिल होगा तो ही ये होगा, तो फिर उसके लिए एक्टिविटी हम समझते हैं। देखो क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए। पॉटेड प्लांट, छोटा सा पॉटेड प्लांट चाहिए। ओके, मनी प्लांट भी ले सकते हो और क्रोटोन भी ले सकते हो। ओके, जो बाहर है जिसमें, हाँ ठीक है, तुम्हें जाना हो तो जो अपने जो यहाँ पे गेट, क्लास के गेट के पास, मतलब दरवाजे के पास, एंट्रेंस के पास ही वहाँ पे है, उसमें से एक प्लांट है क्रोटोन। ओके, जो येलो ग्रीन जैसा है, दैट इज क्रोटोन। और मनी प्लांट तो तुमने देखा ही है, वो भी यहाँ पे छोटा सा पड़ा हुआ है, तो दैट इज मनी प्लांट। तो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। क्यों ये दोनों में से कोई बोला गया है? क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई करना इजी है। उसमें आइडेंटिफाई करना इजी है। ओके, मतलब थोड़े वेरिएगेटेड, मतलब कि थोड़े डिफरेंट कलर वाले, पूरा का पूरा ग्रीन या पूरा का पूरा कोई और कलर वाला नहीं, लीव्स। ओके, थोड़ा मिक्स हो वैसा लेना है। ओके, तो ये मिक्स होते हैं इसीलिए लिया हुआ है। देन एक बीकर लेना है, वाटर बाथ लेना है,
एंड देन अल्कोहल एंड द आयोडीन, इतनी चीजें होनी चाहिए। ओके चलो, प्रोसीजर क्या है? टेक अ पॉटेड प्लांट ऑफ मनी प्लांट और क्रोटोन विथ वेरिएटेड लीव्स, वेरिएटेड मतलब इन डिफरेंट कलर्स वाली जो लीव्स हो वैसा कुछ लीव्स ले लो, क्रोटोन का या तो मनी प्लांट का ले लिया एक लीव्स। ओके चलो, कीप द पॉटेड प्लांट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर 3 days, कंप्लीट डार्कनेस में रखना है, मतलब उसको सनलाइट मिलनी चाहिए नहीं। ओके, वैसे कंप्लीट डार्कनेस में पॉटेड प्लांट मतलब क्या, पूरा प्लांट या फिर तुम वो पर्टिकुलरली लीव्स है नहीं, लेकिन लीव्स मत तोड़ के, लीव्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तुम लीव्स से भी प्रूव कर सकते हो। ओके, जनरली हम पॉटेड प्लांट बोला है तो पूरे के पूरे प्लांट को ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन तुम सिर्फ लीव्स ले लोगे तो भी ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ओके, सो लीव्स या फिर हम लीव से करेंगे। ओके, क्योंकि जैसे कि तुम्हें स्प्रे करना है, आयोडीन डालना है और से अल्कोहल है, तो उसमें पूरा प्लांट थोड़ी डालेंगे, एक लीव ही डालेंगे सिर्फ, तो लीव्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कीप द पॉटेड प्लांट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर 3 days, आफ्टर 3 days एक्सपोज द प्लांट टू ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, तो 3 दिन के लिए डार्कनेस में डाल दिया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने क्या किया कि 6 घंटे के लिए ब्राइट सनलाइट में उसको रख दिया। ओके चलो, pluck one such leaf of this plant which is green in certain parts and white in the other remaining parts, तो इसमें से एक लीफ को तोड़ लो, प्लक मतलब तोड़ना। ओके, तो एक तोड़ लिया, तो वो जो प्लक किया है उसमें मतलब ग्रीन भी कलर्ड होगा, व्हाइट कलर्ड भी होगा, वेरिएटेड लीफ बोला है हमने, तो ऐसे डिफरेंट कलर्स होंगे, और पर्टिकुलरली इसीलिए मनी प्लांट और क्रोटोन की बात की गई है, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये चीजें हैं लाइक दैट। देन मार्क द ग्रीन नहीं क्या, हाँ, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ पेपर शीट, तो भाई उसमें मार्क कर देना है ग्रीन एरियाज, जैसे कि ये हमारा लीफ है, देन ब्रश, ऐसे हमने लीफ लिया। ओके, और हमें पता चल गया कि ये बीच में है व्हाइट कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर, तो दैट ग्रीन कलर क्लोरोफिल वाला है, ऐसे हमने ले लिया। अब इसको जो ये है उसको हमें एग्जैक्टली जैसा है वैसा पेपर पे ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि बाद में जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें से सारा कलर निकल जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे ग्रीन कलर था ये वो, इसीलिए अभी हमने लीफ को प्लग किया। अब उसको प्लग करने के बाद जैसा दिख रहा है वैसा तुम ड्रॉ कर लो कलर के साथ। ओके, अब कलर के साथ ड्रॉ कर लिया है तुमने, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब तुम्हारे पास एटलीस्ट जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रुको रुको पहले फोटो खींच लो, पता चले कि कैसा है। तो ड्रॉ करने का तो पुराना जमाना हो गया, अब तो हम क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे। तो इसकी फोटो खींच लो। ओके, अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब उसका कलर निकल भी जाए तो भी हमारे पास फोटोग्राफ है। देखो पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। डन। ओके, चलो तो क्या करेंगे आगे। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ पेपर शीट। बॉइल दिस प्लक्ड लीफ इन अ बीकर फुल ऑफ अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल लेना है। अल्कोहल मतलब वो पीने वाला नहीं, वो अलग होता है। ओके, ये अल्कोहल जैसे कि हम बोलते हैं ना लेबोरेटरी केमिकल टर्मिनोलॉजी में, लेबोरेटरी की टर्मिनोलॉजी में इसे बोलते हैं स्पिरिट। स्पिरिट, ओके, स्पिरिट लैम्प नहीं बोलते, स्पिरिट लैम्प। तो वो स्पिरिट लैम्प जो लैम्प है वो जलता है किससे? स्पिरिट से। दैट वर्ड स्पिरिट क्या होता है? अल्कोहल होता है।
ओके, सो अल्कोहल में उसको बॉईल करना है वो लीफ को, मतलब अल्कोहल है चालू कर दिया तुमने, वो बॉईल हो रहा है तो उसके बीच में ऐसे लीफ डाल दो। ओके चलो, एंड केप्ट इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर सम टाइम। तो ये तो बॉईल हो रहा है, अब एट द सेम टाइम क्या करेंगे, जैसे पूरा अल्कोहल से भरा हुआ है, अब बीच में एक हमने बाउल ले लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है। ओके, अब बॉईल नीचे से हीट दे रहे हैं, ये तो बॉईल हो ही रहा है अल्कोहल, तो वो हीट वाटर को भी देगा, तो वाटर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पहले तो अल्कोहल में उसको नहला दिया पूरा लीफ को, अब पानी में भी नहला दिया उसको। ओके, नाउ फॉर सम टाइम टिल इट बिकम्स कलरलेस। तो क्या होगा, उसका पूरा कलर चला जाएगा, किसका, लीफ का पूरा कलर चला जाएगा। क्या करना है, उसको अल्कोहल में अच्छे से डिप करके, मतलब बॉईल करना है। ओके, और वाटर बाथ भी करवाना है और अल्कोहल में भी उसको बॉईल करना है, दोनों में बॉईल करना है। ओके चलो, वॉश एंड क्लीन दिस कलरलेस लीफ विथ वाटर एंड डिप इट फॉर फ्यू मिनट्स इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में पहले तो वॉश कर दो, क्लीन कर दो पानी से, और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हो उसके अंदर एक बार डिप करो। जैसे ही तुम डिप करोगे, आगे देखते हैं, चलो हाँ, सो जैसे ही अब ये हमने कर लिया, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ, कंपेयर दिस विथ ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो देखो ये बिफोर था, ये सबसे पहला वाला, एंड दिस इज आफ्टर स्टार्च टेस्ट। तो ये इसको स्टार्च टेस्ट क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे, तो ये आफ्टर वाला है। ओके, तो पहले सारा कलर चला गया। ओके, अब जब आयोडीन के अंदर उसको डाला तो ऐसे कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर भी दिखेगा थोड़ा बहुत ऐसे, और ये ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर दिखेगा। समझ में आया एक्टिविटी हमने क्या की, क्या किया हमने सबसे पहले कि भाई एक वेरिएगेटेड ये क्रोटोन का या मनी प्लांट लिया, उसको से 3 डेज तक डार्कनेस में रखा, अब वापस लेके आए, उसको 6 घंटे के लिए सनसाइन में रखा, अब उसमें से एक लीफ ले लिया, प्लग कर लिया। अब वो लीफ को सबसे पहले तो हमने ड्रॉ कर लिया पेपर शीट पे, जिससे हम कंपेयर कर सके, या फिर फोटोग्राफ ले लिया। ओके, अब उसको अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग में हम उसको डिप करते रहेंगे, सो दैट वो कलरलेस हो जाए, उसका कोई कलर तुम्हें दिखेगा नहीं, सारा का सारा व्हाइट ग्रीन सारा कलर चला जाता है, येलो सब गया। अब ये हो जाए तब उसको निकाल के अच्छे से क्लीन करके आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर डिप करेंगे। तो उसके अंदर डिप करेंगे तो वो जो कलरलेस था वो ऐसा बन जाए। पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई? श्योर? ओके चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो देखो, what happens when the plant is kept in a dark for 2-3 days। तो 2-3 दिनों के लिए हमने जो डार्क में रखा था, तो उसमें क्या होगा, क्यों रखा हमने उसको, ऐसा क्यों किया? So all the stored starch gets used up when the plant is kept in a dark for 2-3 days। तो 2-3 दिन तक उसको तुमने डार्क रूम में रख लिया, फोटोसिंथेसिस वो कर नहीं सकता क्योंकि सनलाइट उसको मिल नहीं रही है। तो उसने क्या किया, अपने पास जो स्टोर्ड स्टार्च था उसका यूज करते 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 वो जिंदा रहा। जस्ट लाइक कि तुम्हें 3 दिन तक खाना दिया जाने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तुमने ऐसा कोई कांड किया, अब 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ओके, तो 3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो अब तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, अरे भाई थक गए, चक्कर आ रहा है, खाना दे दो, सो गए अभी। ओके, अब खाना तो मिलेगा नहीं, तो बॉडी को जिंदा तो रहना है, बॉडी को वर्क तो करते रहना है, हमने लाइफ प्रोसेसेस देखी, सब कुछ काम करते रहता है। तो अब क्या करेंगे कि तुम्हारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है वहां से लेना स्टार्ट करेगी एनर्जी। तो एक्चुअली अच्छा है, तुम्हारी फैट जो चर्बी बोलते हैं हम, वो कम हो रही है। ओके, तो कई जो डाइट होती है वो ऐसी डाइट होती है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। पहले थोड़ा खाओ, फिर 16 घंटे मत खाओ। ओके, 16 घंटे नहीं खाना है, मतलब कि सपोज तुम 6 बजे डिनर कर दे रहे हो या 7 o'clock को डिनर कर रहे हो, तो
16 मतलब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है 11 o'clock को, नेक्स्ट डे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। एवरी डे अगर तुम 16 घंटे की फास्टिंग करो, ओके, तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ये वो सब अच्छी तरह से काम करेंगे, कोई डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम खा भी रहे हैं तो फिर वो लोग वो खाने को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी यूज करेंगे। लेकिन अगर तुम 16 घंटे नहीं खा रहे हो, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होगा तो वो लोग अपने, जैसे तुम हमारे पास काम ना हो तो कैसे हम घर की सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अगर तुमने खाना नहीं दिया उनको तो उनके पास अभी कुछ काम नहीं है, तो वो क्लीन प्रोसेस पूरा जो सिस्टम है उसको क्लीन कर देते हैं। मतलब पहले से तुमने रिसेंटली या पहले से तुमने जो भी जंक फूड ये वो खाया है, जो चिपक गया है वॉल के साथ, उसको धीरे धीरे करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो वैसे ही 2-3 डेज तक उसको डाइट में रखा तो उसका स्टार्च उसने यूज कर लिया, जैसे हम ग्लाइकोजन बोला था हमारी बॉडी में। ओके, चलो। What happens to the color of the leaf when kept in boiling alcohol solution? तो boiling alcohol solution में अभी हमने देखा ना, कलरलेस हो जाएगा। Okay, so when the leaf is kept in boiling alcohol solution, it gets decolorized हो जाएगा, मतलब कलर चला जाएगा। What is the color of the alcohol solution when leaf is taken out from it? लीफ उसमें से निकाल ले तो उसका कलर थोड़ा येलोइश ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कलर गया कहाँ, उसी के अंदर तो चला गया, अल्कोहल के अंदर ही चला गया। ओके, द कलर ऑफ द अल्कोहल सॉल्यूशन इज ग्रीन व्हेन लीफ इज टेकन आउट फ्रॉम इट। थोड़ा येलोइश, थोड़ा ग्रीनिश। अगर तुम वो क्रोटोन ले रहे हो तो थोड़ा येलोइश भी आएगा, मनी प्लांट ले रहे हो तो पूरा ग्रीनिश जैसा दिखेगा। अंडरस्टूड? ओके, देखो ये टाइप के कलर है ना, वैसे दिखेगा। ये इसको देखो, इसको ग्रीनिश येलोइश दोनों बोल सकते हैं। ओके, लाइक दैट। हाँ, नेक्स्ट, द स्टेट द यूज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। भाई आयोडीन सॉल्यूशन का काम क्या था अभी यहाँ पर? तो आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू नो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कि भाई जब स्टार्च है, ये एक्टिविटी आई थिंक 6th स्टैंडर्ड की बुक में थी, ये इतनी डिटेल में नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें हर बार बोलता रहता हूँ कि 9th का जो है वो 11th साइंस में आएगा, और जो 10th का है वो 12th साइंस में आएगा। वैसे ही जो 10th में है वो ज्यादातर कंटेंट 7th की बुक में से है। मतलब 7th की बुक जो है उसमें से थोड़ा डिटेल्ड में तुम ला रहे हो, और 9th का मे बी 6 आई एम नॉट श्योर, बट 10th में 7th की बुक में से है। ओके, क्योंकि अभी 6 का कोई है नहीं, इसलिए आई एम नॉट श्योर। 7th का भी मैंने देखा था इसीलिए। ओके, चलो। सो समझ में आ गया है वो क्या दिखाएगा? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कि भाई अभी भी स्टार्च जहां जहां पर है वो पता चल जाएगा। क्यों? अभी स्टार्च कहां से आ गया भाई? चला तो गया था, 6 घंटे रखा ना सनशाइन में, तो नया स्टार्च नहीं बनेगा, तो वो कहां कहां बना है वो पता चलेगा। ओके, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ? We conclude that the presence of starch is detected with iodine solution in only such areas where chlorophyll present. तो जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट हो वहीं पे स्टार्च बनेगा, क्योंकि स्टार्च बना है, द रिजल्ट वो तो आउटपुट है। लेकिन जैसे कि कहीं पे खाना बन रहा है और तुम्हें उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, ओके, दैट मीन्स कि फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब सपोज तुम ये लाइन में से जा रहे हो और बीच में कोई घर से फ्रेग्रेंस आ रही है खाने की, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये घर में से आ रही है। मतलब ये खाने का रॉ मटेरियल कौन से घर में होना चाहिए? भाई वही घर में होना चाहिए जहां से फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने बनाया ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका रॉ मटेरियल इस घर में है और फ्रेग्रेंस आ रही है वो घर से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टार्च भी वहीं बनेगा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो स्टार्च ऑलरेडी निकल गया, अब स्टार्च निकल गया, अब तुमने सनशाइन में रखा है तो शाइनिंग एरिया में, मतलब सनलाइट उस पर अच्छे से गिर रही है, अब नया स्टार्च बना। लेकिन स्टार्च बनेगा कहाँ पे? क्लोरोफिल होगा तो ही तो स्टार्च बनेगा, नहीं तो खुद का फूड कैसे बनेगा? क्लोरोफिल होगा वहां पे, तो जहां पे वो वापस दूसरा फिगर देखा ना हमने, तो उसके जैसा ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा फिगर जो हमने देखा, वापस जाएगा तो वो उसके जैसा ही दिख रहा है।
ये देखो, तो देखो यहां था, ये क्या है, सपोज पहले तुमने तोड़ा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे क्लोरोफिल है और वहीं पे स्टार्च भी है, जहां क्लोरोफिल होगा वहीं पर तो स्टार्च बनेगा, तो दिस इज ग्रीन 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 ग्रीन, डन। अब इसके ऊपर तुमने सारी एक्टिविटी की, सारी केमिकल रिएक्शन की, वो डार्कनेस में भी इसको रखा था, तो डार्कनेस में रखा तो क्लोरोफिल थोड़ी चला जाएगा, स्टार्च चला जाएगा, क्लोरोफिल थोड़ी जाएगा, समझ में आया? तो ये स्टार्च चला गया, क्लोरोफिल वहीं पे है। अब वापस तुमने एक्टिविटी की और आयोडीन सॉल्यूशन से देखा तो वापस स्टार्च बन गया है, तो स्टार्च बनेगा कहाँ पे, जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां बनेगा, तो देखो एग्जैक्टली वहीं पे दिख रहा है, समझ में आया पूरा एक्टिविटी? ओके, तो इससे पता चलता है कि भाई यस दिस इज नेसेसरी, व्हाट, क्लोरोफिल इज नेसेसरी, अंडरस्टूड? सो this activity explains that chlorophyll is essential for photosynthesis and surplus glucose stored in the form of starch as internal reserve energy. हाँ, समझ में आ गया? पक्का? ओके, हाँ बोलो पुष्टि, बोलो सुन। ના એઝ્યુમિંગ નહીં, આપણે ડાયરેક્ટ મેથડ થી જ કરવાનું, કોઈ છે બતાવો થશે ને, કેમ? કારણ કે મીન આપી દીધો છે તને 18, એટલે તું હમણાં શું લખશે કે 20f એવું લખ, fi કરશે ને તો આ કરો 27 14 6 એવું બધું કરો, પછી અહીંયા શું થશે, f * 20 શું થાય 20f, તો 20f લખ, પછી આ બધાનો સમ છે તો એ સમ પણ કર, પછી xi નો ફોર્મ્યુલા છે, xi નો ફોર્મ્યુલા મ્યુ, પણ આમાં xi ની વેલ્યુ તને આપી દીધી છે, ધ મીન પોકેટ અલાઉન્સ ઇઝ 18, એટલે આમાં મીન શોધવાનો જ નથી, મીન તો તને આપી દીધો છે, શું છે 18, આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે, મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી f ફાઇન્ડ કરવાનું, એટલે આ જ ફોર્મ્યુલા લાગશે ને આ જ મેથડ થી આગળ વધવાનું, પણ આમાં આપણે આ બધાની વેલ્યુ મૂકીને આ શોધીએ છે, આમાં આ xi ની વેલ્યુ મૂકીને fi શોધવાનું, અંડરસ્ટૂડ? તો આ જ મેથડ થી આગળ વધવાનું, समझ में आ गया? ओके, रुको 1 मिनट में आया मैं। So now we will see activity 2. देखो
अब एक्टिविटी 2 में क्या करना है, ये टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले में हमने देखा क्लोरोफिल इज नेसेसरी, दूसरे में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, क्या क्या चाहिए अगेन, पॉटेड प्लांट, बेल जार। बेल जार मतलब बेल शेप का जार, जो बेल होता है मंदिर में हम जाते हैं तो बेल बजाते हैं, तो वो कैसे ऐसे शेप, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा कैसे ऐसे शेप में होता है। ओके, तो वैसा जार है, उससे हमें बंद कर देंगे प्लांट को, अभी हम देखेंगे। देन वॉच ग्लास, ओके, नीचे जैसे हम वो चाइना डिश लेते थे वैसे ही छोटा सा वॉच ग्लास होता है। KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, एसिड या बेस? KOH बेस होता है, यस। अल्कोहल एंड दी अगेन दी आयोडीन सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, टेक द 2 potted plants, place them in dark for 3 days again. ओके, तो गया स्टार्च, this will de-starch them. Okay, after 3 days place each of the pots on a smooth glass plate. तो एक ग्लास प्लेट है, जस्ट लाइक द टेबल, एकदम स्मूथ। ग्लास, क्यों ग्लास, क्योंकि आगे पता चलेगा अभी क्यों ग्लास। तो ग्लास प्लेट पे रख दिया उसको। लेबल 1 pot as A and other as B. तो सपोज ये A है, ये B है, लाइक दैट। Then keep a small watch glass or say petri dish containing pellets of potassium hydroxide on the glass plate near the pot A. मतलब सपोज ये जो हमारा स्टैंड है मोबाइल, तो ये है हमारा पॉट। अब मैंने एक छोटी सी डिश में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके यहाँ पर रख दिया। ओके, उसी के बाजू में रख दिया नीचे। ओके, मतलब जब उसको खाना होगा वो खा लेगा, वैसे रख दिया। ओके, कवर बोथ दी पॉटेड प्लांट्स अंडर 2 सेपरेट ग्लास बेल जार्स। तो नीचे भी ग्लास, ऊपर से भी ग्लास का बेल जार रख दिया, मतलब ऐसे ढक दिया, पूरे को ढक दिया। मतलब तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ग्लास है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, बट यू कैन नॉट टच, एयर भी अंदर जा सकती नहीं है, और भी ना जाए, एकदम वैक्यूम टाइट कर दे, इसीलिए हम उसको सील कर सकते हैं। जैसे कि वैसेलिन लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो। ओके, तो ग्रीस तो मिलेगा नहीं, वैसेलिन लगा दो, और क्या मिलेगा, विक्स वेपोरब मिल सकता है, तो वो लगा दो। लेकिन विक्स वेपोरब से क्या होगा कि वो बहुत जल्दी थोड़ी ही हीट में मेल्ट होने, लिक्विडियस होने लगता है। तो वैसेलिन और ऐसा कुछ तुम लगा सकते हो, या फिर वो आता है ना, क्या बोलते हैं बाहर, वो एमसील। ओके, एमसील देखा है? एमसील होता है मतलब ऐसे मटेरियल होता है, वो लीकेज को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जैसे कि 2 पाइपलाइन है और यहाँ पे एक होल हो गया है, तो अब क्या करेंगे, एमसील लगाएंगे। तो एमसील में 2 मटेरियल होता है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों को तोड़ना है, एक दूसरे के साथ मिक्स करना है दोनों को अच्छे से, एंड देन जहाँ वो होल है वहां पे ऐसे चिपका देना है, लगा देना है। ओके, तो फिर वो होल बंद हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो लीकेज को रोकने के लिए ये यूज होता है। वैसा ही कुछ कर सकते हो, तो सो दैट कोई लिक्विड एयर कुछ भी वहां से पास हो सकता नहीं है। ओके, apply a thick coat of Vaseline on the bottom of the bell jar close to the glass plate in order to both the jar are airtight. तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, वैसेलिन लगा दिया है, so that क्या होगा कि एयर टाइट हो गया है, मतलब ना ही एयर अंदर से बाहर आ सकती है, ना बाहर से अंदर जा सके, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। ओके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, ये गाना है। ओके expose both these plants to sunlight for about 2-3 hours. तो अब ले आओ मतलब वो बंद ही रहने दो जार, और फिर सनलाइट में ले आओ। ओके, thereafter pluck 1 leaf each from the plants A and B. Examine these leaves separately for the presence of starch therein. ओके, दोनों में से एक लीफ ले लो और देखो कि किसमें स्टार्च है, किसमें स्टार्च है। दोनों में ही स्टार्च होगा ना भाई, या एक में नहीं होगा। KOH भी रखा है हमने, और एक में ही रखा है। हाँ, कहाँ गया वो, नियर दी पॉट A, एक ही में रखा है KOH, दूसरे में रखा नहीं। ओके,
तो डिफरेंस क्या क्या है? डिफरेंस ये पहला डिफरेंस, KOH एक में रखा है दूसरे में रखा नहीं है। और कोई डिफरेंस? तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो उसकी वजह से एक में स्टार्च होगा और एक में नहीं होगा। जिसमें स्टार्च है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है या जिसमें स्टार्च नहीं है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है? स्टार्च है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जो स्टार्च जिसमें नहीं है उसमें हुआ है फोटोसिंथेसिस। हुआ होगा, बट KOH की वजह से पता नहीं चल रहा है, हुआ होगा। करेक्ट। हाँ चलो, तो ये रही हमारी फिगर। देखो ये बेल जार ऐसे, ओके, दोनों पॉट, KOH यहाँ रख दिया, ये छोटी सी डिश में, खत्म। ओके चलो, Which gas is absorbed by KOH from the air in the bell jar? तो भाई वो लोग क्या लेते हैं? CO2, तो CO2 ही एब्जॉर्ब करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड by KOH from the air in the bell jar. Which potted plant A or B shows the presence of starch in its leaf? तो B potted plant shows the presence of starch in its leaf, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां पे हुआ है। यहाँ का CO2 ये भाई ने ले लिया तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। ओके, मतलब थोड़ा भी होगा, थोड़ा लिया और थोड़ा फोटोसिंथेसिस होगा तो थोड़ा स्टार्च बनेगा, लेकिन ज्यादा स्टार्च कहाँ बनेगा? दूसरे में, बी में। ओके, व्हाई इज स्टार्च नॉट फॉर्म्ड इन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट अंडर द बेल जार विद KOH kept along with it? Starch is not formed in the leaf of the plant kept under the bell jar with KOH kept along with it because KOH absorb the CO2 from the air. कौन सी एयर? ये जो अंदर एयर है उसमें से, वो तो एयर टाइट है, बाहर से तो कुछ जा नहीं सकता, तो अंदर ऑक्सीजन भी है, अंदर ही CO2 भी है, तो अंदर का जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लिया किसने? KOH ने। ओके, so CO2 is not available for the photosynthesis and thus starch is not understood. It depends on how much KOH you have taken. बहुत कम लिया होगा तो दूसरे में भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, बट हाँ कंपेयर टू सेकेंड वन कम ही फोटोसिंथेसिस होगा, कम ही स्टार्च मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा CO2 तो KOH ने ले लिया है। अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस, हो भी सकता है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ KOH वी हैव यूज्ड। ओके, बहुत कम लिया है KOH तो फिर हो सकता है दोनों में फोटोसिंथेसिस, इनफ अमाउंट में KOH लिया है तो वो वाले पॉट में फोटोसिंथेसिस नहीं। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ बोलो। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं था तो સર એટલે અહીંયા FI ની વેલ્યુ તો પછી હું કર્યું સર કાઉન્ટ જ કર્યું તો હશે FI ગઈ છે ને વચ્ચે આ કાઉન્ટ કરી કેવી ના આ કઈ થાય સર વજન પ્લસ કર્યું તો પછી આ કઈ ગયું 20f એનું પ્લસ કરવાનું એને નહીં લીધું લીધું ને સર એટલે 20 લીધું હા સર જો એવું નહીં કહેતો હું આ તો આ 20 થોડું લેવાય 20f છે આ શું છે તારું 20f છે તો ટોટલ આ બધાનું સમ કરવાનું અને પછી એની જોડે પ્લસ એટલે આમાંથી 572 પ્લસ 20f એવું પછી કરવાનું આ તારે જે સમ આવે એમાં 20f ને એડ કરવું પડે ખ્યાલ આવ્યો આ તો 20 અલગ ને f અલગ એવું થઈ ગયું એવું નથી આપણે તો બધાનું સમ કરવાનું ખ્યાલ આવ્યો પાક્કું ને fi તો લખી દે એમાં પણ એવું જે આવે તે સપોઝ 30 આવે તો 30 પ્લસ f એવું આ શું છે આ બધાનો સમ કરવાનો છે તો આ બધાનો સમ આપણે કઈ રીતે કરવું આવી રીતે સમ કરીએ ને કે ભાઈ 7 પ્લસ 6 પ્લસ 9 પ્લસ 13 પ્લસ f પ્લસ 5 પ્લસ 4 આ સમ એટલે આ જ કરવાનું તો કરો આ તો આ બધાનો સમ કરશે સપોઝ આનો સમ આવ્યો 50 આનો સમ આવ્યો 9 ને આ તો f છે તો શું આવ્યું 50 પ્લસ f પ્લસ 9 આવ્યું 9 પ્લસ 50 59 પ્લસ 5 આવ્યો ખ્યાલ આવી રીતના જ કરવાનું સિમ્પલ બરાબર પેલામાં બી એવી રીતે ને આમાં પણ એવું આ જેટલું આવતું એટલું લખી દેવું બરાબર હા
चलो, सो नेक्स्ट है हमारा स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट योर इन्फरेंस, मतलब कि अनुमान, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। The potted plant B showed normal photosynthesis in the presence of CO2. This shows the CO2 is necessary for photosynthesis. Okay. In order to prevent the increase of which gas in the atmosphere, the conservation of plant organisms, that trees, are important. Question mark है, तो भाई important तो है ही। अगर हमें CO2 जो है एटमोस्फेयर में उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, तो कौन ऐसे लिविंग क्रिएचर्स है जो CO2 को कम कर दे? ट्रीज आर देयर जो CO2 को कम कर सकते हैं एनवायरनमेंट में से। कैसे? एब्सॉर्ब करके, उनके फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो ब्रीथिंग करेंगे तो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन देंगे। अंडरस्टूड? तो वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ CO2 इन गैस इन एटमोस्फियर, The conservation of plant organisms are important, obviously important। अगर प्लांट नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा? प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स CO2 वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, चलो। डू बोथ लीव्स शोज द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नो। जिसमें KOH नहीं रखा उसमें तो फुल स्टार्च है, और जिसमें KOH रखा है उसमें थोड़ा बहुत स्टार्च होगा। अगर थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हुआ है तो तुमने बहुत सारा KOH लिया हुआ है, बहुत सारा, ओके, तो सारा का सारा CO2 KOH ले लेगा, और थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और थोड़ा भी स्टार्च बनेगा नहीं। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया पूरा? So that's it for this activity। उसमें लिखा था कि आयोडीन लो, ये वो, क्यों? अगेन स्टार्च कैसे है या नहीं पता करने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में किया वैसे ही चेक करना है। ओके, अल्कोहल, वाटर और आयोडीन की हेल्प से। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3, टू चेक द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, मटेरियल्स टू टेस्ट ट्यूब, स्टार्च सॉल्यूशन एंड iodine। Take 1 ml of starch solution in 2 test tubes A and B, दोनों में starch solution लिया हुआ है। Add 1 ml of saliva to test A। ये टेस्ट जो टेस्ट ट्यूब है A नंबर की, उसमें saliva ऐड किया है हमने, इसमें नहीं किया है। And leave both the test tube undisturbed for 20-30 minutes। दोनों में starch है, सलाइवा सिर्फ एक में ही है, दूसरे में सलाइवा नहीं है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, पत्ते ही खा लिए तुमने, ओके, जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ वही पत्ता खा लिया मुझे, ओके, और जो भी हम फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता ही है, तो वो तुमने खाया तो सलाइवा तो हमारे मुंह में से निकलेगा, करेक्ट? कौन सी ग्लैंड में से निकलेगा? सैलिवरी ग्लैंड में से निकलेगा। वो एंजाइम का नाम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। ओके, चलो। सो इसमें डाला है क्या? दोनों में स्टार्च है, इसमें सलाइवा है, इसमें सलाइवा नहीं है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। क्यों भाई? अभी तो देखा आयोडीन सॉल्यूशन से ही पता चलता है कि भाई प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है या नहीं। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। In which test tube do you observe a color change? Test tube number B, color change is observed। क्यों? उसमें सलाइवा नहीं था, और उसमें सलाइवा नहीं था तो जो प्रोसेस है वो दोनों में डिफरेंट हो गई। उसमें सलाइवा है, अलग तरीके से काम करेगा क्योंकि स्टार्च एंड सलाइवा इकट्ठा हो गए हैं। ओके, what does this indicate about the presence or absence of the starch in the 2 test tubes? So test tube B solution showed the color change, means there is a presence of starch। starch है, starch तो दोनों में ही है, हमने starch solution तो दोनों में ही लिया है, तो presence of starch। while in test tube A color is not changed, that means starch is absent। तो starch कहाँ चला गया? absent हो गया। क्यों absent हो गया? हमने जो सलाइवा डाला हुआ है उससे वो आगे
डिग्रेड हो गया। और ओके जैसे कि हम सलाइवा हमारे मुंह में से जाएगा तो वो स्टार्च का स्टार्च थोड़ी रहेगा, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करना है ना। ओके तो वो सलाइवा होगा तो होगा, देखा ना हमने डाइजेशन में। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जैसे दैट इज ग्लूकोज और से स्टार्च, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवा सैलिवरी एमाइलेज निकलता है ना हमारे मुंह में से। सो वो फिर अब क्या है, तो भाई अब स्टार्च नहीं है, पहले स्टार्च था। अंडरस्टूड? ओके। What is the difference in color of solutions A and B? Okay, color of solution A is yellow and color of solution B is blue or black after adding the iodine solution. तो iodine solution जैसे हमने वो लीफ वाली पहली एग्जाम एक्टिविटी देखी, तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन लगाया तो कैसे वो ब्लैक और ग्रीनिश हो गया, जहां जहां पर क्लोरोफिल थे वहां पर वो ब्लैकिश कलर का हो गया, ब्राउन और ब्लैकिश। वैसे ही यहाँ पर भी ब्राउन और से ब्लैकिश हो जाएगा। ओके। Which component of the food is digested partially when the food is chewed in the mouth? So starch, that is the carbohydrates, is partially digested when the food is chewed in the mouth. Chewed मतलब क्या, हम जो चबाते हैं उसको chewed बोला जाता है। ओके तो क्या कौन सा डाइजेस्ट होता है? ऑब्वियसली स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, गेहूं, उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। अंडरस्टूड? और से स्टार्च का दूसरा एग्जांपल है, ये भी हमने 7th में एक्टिविटी की थी, आलू। ओके उसमें भी बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, पोटैटो में। सो दैट इज देयर। समझ में आ रहा है? जो ना समझ में है वो पूछ लेना। ओके। Why does the bread और से चपाती taste sweet when chewed for a longer time? ओके तो देखना अबे आज एक्सपेरिमेंट करके, ब्रेड तो नहीं, चपाती को, रोटी को अच्छे से लॉन्गर टाइम के लिए अकेले, अकेली रोटी सब्जी के साथ नहीं, अकेली रोटी को थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए थोड़ा खा लिया, और अब जैसे ही लगा कि हाँ हो गया है, च्यू हो गया है, अब नीचे ही उतर रहा है, तो रुको, कॉन्शियसली रुको, थोड़ा और च्यू करो, तो स्वीट लगेगा। क्यों स्वीट लगेगा? फॉर द सेम रीजन, starch, when bread or chapati chewed for a longer time, starch is converted to simple sugar by salivary amylase and the sugar formed produces sweet taste in mouth. सोचो कितनी बढ़िया सब अरेंजमेंट है, हमें अच्छा खाना टेस्टफुल लगे इसीलिए। और खाने को अगर तुम्हें फील करना है, ओके तो एकदम पहले तो सारा काम छोड़ दो, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकली तो हम छोड़ देते हैं, मेंटली नहीं छोड़, सब कुछ छोड़ दो। छोड़ दिया सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, खाने के बाद क्या करना है वो भी नहीं सोचना है, बस अभी सिर्फ खाना क्या क्या है ध्यान दो। अच्छा ये है, ये है, ये इतनी क्वांटिटी में है तो पेट भर जाएगा, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे थॉट्स भी खाने रिलेटेड। ओके लेकिन फ्यूचर के और पास्ट के नहीं, अभी के प्रेजेंट के थॉट्स, पूरा का पूरा खाना आ गया। अब दूसरा कोई थॉट नहीं कि भाई इसके बाद पढ़ाई करने बैठना है, अरे ये तो हैवी हो जाएगा, ये वो सब पहले सोच लो, खाने के टाइम पे नहीं। ओके तो अब पूरा का पूरा ध्यान 100% खाने में। जब खा रहे हो अचानक से, मतलब अचानक से वो कल वाला याद आ गया, जब खा रहे हो तो अगर टेस्ट लेना है फूड का तो हाथ से खाओ। कुछ भी खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी और दाल चावल व्हाटएवर, हाथ से खाओ। अभी बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन हम स्पून का यूज करने लगे हैं, शायद घर में ना करे लेकिन बाहर जाते हैं तो अरे नहीं कैसे लगेगा, ओके स्पून ले लेते हैं, स्पून से खाते हैं। यू विल फील, यू कैन, घर पे जाके आज ही ट्राई कर लेना, स्पून लेकर ही बैठना साथ में, एंड 1 बाइट तुम हाथ से खाओ एंड 2nd बाइट तुम स्पून से खाओ, यू विल फील द डिफरेंस। वो पता चलेगा, वो कहने की बात तो नहीं है बट कहूंगा तो भी वो एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत डीपली पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है मतलब हमारी बॉडी में ये जो हमारा हैंड है, जो फिंगर्स है, उसमें से जैसे सलाइवा निकलता है, हमारा सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, सैलिवरी एमाइलेज जैसे हम बोलते हैं, तो उतना तो नहीं लेकिन बहुत 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 माइन्यूट अमाउंट में हमारे हाथों में से भी थोड़ा बहुत
जूसेस निकलते हैं, बहुत माइन्यूट ना, यू कैन नॉट इवन सी, फील भी नहीं होगा वो, ये खाने में फील होगा, डायरेक्ट फील नहीं होगा। ओके, इसलिए हम बोलते हैं ना कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, नहीं तो मिट्टी वाला ये वो हाथ है वो भी उसके साथ मिक्स होगा और खाने के साथ चलेगा। और खाने के टाइम पे फुल कंसंट्रेशन से उससे खाओ एंड देन चू इट, जितना हो सके आराम से खाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, चू करते रहो। अच्छा एकदम लिक्विडियस हो गया, अब तो चू ही नहीं कर सकते, तब निकल जाओ, स्वेल इट। ओके, स्वेलो कर जाओ, फिर सेकेंड बाइट, वैसे करके आराम से खाओ। मेरे घर में मैं सबसे लेट उठता हूँ खाने में, ऐसे बैठा ही रहता हूँ, बाहर भी खाना खाने जाए तो उनको पता ही होता है, बोले तुम पहले स्टार्ट कर दो हम बाद में आते हैं फिर खाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू। एक रिसर्च है, अगर हर एक बाइट को तुम मिनिमम 32 टाइम्स च्यू करोगे तो तुम लाइफ में कभी भी मोटे नहीं होगे। मोटे इन द सेंस जो एक्स्ट्रा फैट होती है, एक्स्ट्रा तुम्हारी बॉडी में, वो कभी बनेगी नहीं। क्यों? इतना च्यू कर दिया तुमने कि फैट बनने के चांसेस ही नहीं है। ओके, तो इतना च्यू करके खाना होता है 32 टाइम। ये भी साइंटिफिक रिसर्च तो अभी आया है, बट अभी मतलब थोड़े साल पहले आया है, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ ही है। अरे लिखा हुआ है मतलब हम जब यज्ञ करते हैं ना, तो एक भगवान को जो आहुति देते हैं ना, वो भी एक्जैक्टली 32 टाइम्स होती है। ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव को बुलाते हैं 32 टाइम्स, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, 32 टाइम्स ऐसे नमः स्वाहा 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 ऐसे बोलते हैं। फिर चलो वरुण देव को बुलाओ, तो वरुण देव को स्वाहा स्वाहा 32 टाइम्स। देखो कितना रिसर्च, वो कहाँ हजारों साल पहले से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, और कहाँ अभी साइंटिस्ट ने ढूंढा कि अच्छा 32 टाइम्स से अच्छा है। वो तो हमारी बात है, ये हम खिला रहे हैं उनको। सोचो, ये हम आहुति मतलब उनको भेंट कर रहे हैं। ये घी खाओ, ये फ्रूट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब कुछ, चावल खाओ, विदाउट कुकिंग ही हम दे रहे हैं। बट इट इज द मैटर ऑफ बिलीफ सिस्टम ऑल्सो, एंड अगेन मेजॉरिटी बिलीफ सिस्टम, श्रद्धा का विषय है, जैसी जिसकी श्रद्धा। ओके, बट देखो ये साइंस 32 टाइम्स और करके देखना। ये रिसर्च तो एटलीस्ट यू कैन गूगल इट, तुम्हें मिल जाएगा। तो कभी भी इतना टाइम होना चाहिए अच्छे से। हाँ, यहाँ तो ये ऐसे खा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे, पढ़ रहे हैं तो अभी आगे की बात है। टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक एक्टिविटी मतलब एक एक्टिविटी 100% उसमें घुसो, 100%। आज मैं अपना ही वीडियो देख रहा था, एक गुजराती, जिसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर समझाया हुआ है। अरे इतना बढ़िया, मुझे लगा अरे मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खुश हो गया, मतलब मैं देख के अरे यार मजा आ गई। मैं थोड़ा बहुत वैसे क्वेश्चनिंग माइंड में भी चला गया कि अभी भी ये क्वालिटी है ना, ये डिग्रेड हो गई है, ऐसा पूछने लगा मैं खुद को। ओके, दैट आई फेल्ट कि यार वाह क्या पढ़ाया है, ऐसे जब मैंने देखा तब। तो कभी फिर मुझे ऐसा लगेगा अरे यार क्या यार ये हो रहा है वो हो रहा है, मजा नहीं आया। तो एटलीस्ट नाउ आई कैन गो बैक टू दैट, गो ऐसा ऐसा पढ़ाया है, ऐसे ऐसे किया है, ये किया है, देन आगे भी कर लेंगे। तो वो 100% यू हैव टू गिव। ओके, चलो हाँ, सो ये देखा। लास्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल सब्सटेंसेस इन अवर फूड आर सोर्स ऑफ स्टार्च। किसमें स्टार्च होता है? सो पोटैटो होता है, लेटस लीफ, ये लीफ मतलब ये लेटस लीफ ये सलाड में होता है। जस्ट लाइक जो तुमने वो तो देखा ही होगा कैबेज, तो कैबेज का जो एक कैबेज का तुमने एक लेयर निकाल दिया तो कैसे लीफ जैसा होता है, वैसा ही एक पर्टिकुलर लीफ होता है जो बड़ी बड़ी होटल्स में यूज करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो कैबेज है, लेकिन वो कैबेज नहीं होता, वो होता है लेटस। ओके, जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर होता है। तो कॉलीफ्लावर जो हम खाते हैं वो, और तुम बड़ी बड़ी होटल में तुम देखोगे एक होता है ब्रोकली। ओके, सो दैट दिखने में सेम है, वही ब्रीड है, बट कॉलीफ्लावर समथिंग एल्स एंड ब्रोकली समथिंग एल्स। कॉस्टली भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसके अपने बेनिफिट्स है इसलिए कॉस्टली है, और वो कम होता है उसने जितना नहीं हो, क्वांटिटी कम क्वालिटी ज्यादा,
तो भाव ज्यादा वही। ओके, मतलब कम, हमारे जैसे अगर कम लोग हैं, जैसे कि तुम किसी जॉब की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो तुम्हारी क्वालिटी एकदम हाई और तुम्हारे मैचिंग वाला कोई भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, तुम एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारे मैचिंग में कोई है ही नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें ही सिलेक्ट करेंगे। अगर तुम्हारी क्वालिटी हाई है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है और 3-4 लोग हैं, तो अब तुम्हारी कंपटीशन उनसे हो जाएगी। भले ही तुम क्वालिटी में हाई हो लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है ना, सामने वाले के पास चॉइस है, अच्छा ये तो इसकी तो क्वालिटी बहुत हाई है, इसको तो ज्यादा पैकेज देना पड़ेगा, इसको पैकेज कम देते हैं, वो कम पैकेज में भी आ जाएगा और इसकी क्वालिटी भी उससे बहुत कम नहीं है, थोड़ी ही कम है, तब फिर कंपटीशन लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी क्वालिटी बहुत हाई है और तुम क्वांटिटी में रेयर हो, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, अलग हो एकदम, जीत गए, लाइक दैट। ओके, हाँ डन, तीनों न्यूमेरिकल। अब देखो पीछे आंसर आए। हाँ तो आंसर सेम आवશે। चलो, तो क्या क्या है, पोटेटो होता है, देन व्हीट, मेज, अरे मैं क्वेश्चन तो पढ़ो। ओके, तो लेटाइस लीफ, देन व्हीट, तो व्हीट में भी होता है, मेज में भी होता है, स्वीट पी, तो भाई लिखा तो है स्वीट पी लेकिन उसमें नहीं होता, स्वीट पी मतलब मटर, मटर वटाणा। ओके, सो एंड ग्राउंडनट, एंड से घी, घी में भी शायद हमें थोड़ा ऐसा लगेगा होगा लेकिन नहीं होता है। सो पोटेटो, व्हीट एंड मेज, और मेज में शायद लगे कि शायद ना हो लेकिन होता है। ओके, सो मेज, ये दो में जनरली पीपल को पता होता है, मेज में पता नहीं होता, तो मेज में होता है, मेज मतलब कौन, भुट्टा, मक्का, यस। ओके, एक्सेट्रा आर सोर्सेस ऑफ द स्टार्च इन अवर फूड, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारी 6.3 एक्टिविटी थी। हाँ लेकिन मैं, अच्छा उसके रिलेटेड है इसलिए मुझे लगा कि ये मैं क्या कर, ये क्या है फिगर। हाँ ને આપણું કેટલું આવે છે? આપણે બી F20 લીધું તો નહીં, F તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને? હા એ છે એટલે સર તો 20 જ આવે, એટલે બધા આન્સર આવી ગયા। ઓકે ગુડ, તો બસ આજે જવું હોય તો જા, પણ ઘરેથી પ્રેક્ટિસ કરજે આ પાછી, અને એક કામ કરજે, ચેપ્ટર નંબર 15, 5 and 2 એમાં જેટલા ફોર્મ્યુલા આવે છે એ ફોર્મ્યુલા આવી રીતે આજે જે લખ્યા એવી રીતે લખી દે। કઈ ગયા? 15, 5 and 2। ઓકે, ને કાલે આજ ટાઈમે આવજો। अच्छा, કેવી રીતના જશે? ओके, हाँ चलो, ये तो एक इमेज है, और ये भी एक इमेज है। देखो इमेज देख लो पहले, क्या है? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं, वही मैं बताया था चैप्टर 1 में चैप्टर 1 में वही बताया था, लाइम वाटर समझ मत जाना कि नींबू पानी है। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दैट इज लाइम वाटर, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम वाटर। याद आया? हाँ चलो, तो लाइम वाटर है और ये जो स्ट्रॉ है उससे हम फूंक मार रहे हैं, मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, CO2 अंदर जाने दे रहे हैं ऐसा। तो ये CO2 गया कहां? अंदर, लाइम वाटर के अंदर गया। डन? ओके। और दूसरे में सेम चीज, लाइम वाटर, ये पिचकारी है, इंजेक्शन और पिचकारी, ऐसे किया और ऐसे खोला और अभी भी पूरा गैस कहां गया?
गैस मतलब जो भी एयर है वो कहाँ गए? हाँ भाई, जो एयर अभी इसमें CO2 होगा क्या? इसमें तो क्या पिचकारी में क्या होगा अंदर? हम ऐसे भर गई पिचकारी, एयर हवा वाली है। हाँ, सब गैस होंगे, एटमॉस्फेरिक एयर है वो। अच्छा, एटमॉस्फेरिक एयर है, हमने जो मारा उसमें CO2 था, इसमें भी CO2 है, लेकिन मेजरली क्या है? वेरी गुड। और फिर सेकेंडरी ऑक्सीजन। वेरी गुड, हो गया काम। ओके, अब इससे हमने ऐसे डाल दिया, जो भी है अंदर एटमॉस्फेरिक में वो सारा का सारा अंदर उतर गया। चलो अब आगे, ये दो डिफरेंस था, मतलब ये दो एक्टिविटी है। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रोसीजर टू टेक सम फ्रूट जूस और से शुगर सॉल्यूशन है। ये थोड़ी है, वो पीछे वाला। ये क्या है? तो आगे का है वो सर, ये उसके बाद वाली। सर वो आपने इमेज बताई ना उसके पहले, हाँ वो इमेज। ये हाँ उसमें है क्या? वो तो अभी हमने पेज खोला था ना। वही यही। अच्छा यही है। तो 6.3 तो अभी किया हमने। हाँ। 6.3, 6.4 यहाँ पे नहीं है। ओके, ये आ गया। सर वो इमेज के नीचे था, बट पिक नहीं है। इमेज के नीचे ही है। हाँ, मतलब उसके अंदर नहीं है। स्कैन करने में गड़बड़ी हो गई है। सर लाओ। हाँ, तो स्कैन करने में गड़बड़ी हो गई है। फोर्थ, अरे नहीं, फोर्थ वाली एक्टिविटी नहीं। ओके, ये पेज ही रह गया है। देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द CO2 इज एक्सहेल्ड बाय अस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो हमें डेमोन्स्ट्रेट क्या करना है कि हम जो एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारी एक्सहेल में क्या होता है? CO2 होता है। यही हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो ये हम इसी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखो, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, रबर ट्यूब, पिचकारी एंड लाइम वाटर। टेक 2 क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब, लेबल 1 A and other B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने। In each test tube add 10 ml of freshly prepared lime water, that is CaOH, twice calcium hydroxide. Yes. Use a syringe or pichkari to pass through the air some fresh lime water taken in the test tube. Air थोड़ी डालनी है टेस्ट ट्यूब में। Then blow air through the tube in a lime water taken in the test tube B। तो एक में पिचकारी और दूसरे में हम खुद। Okay. Now how long it takes for this time lime water to turn milk in each test tube? तो अब क्या है, लाइम वाटर क्या है, क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, मतलब कि व्हाइट कलर का हो जाएगा। ओके, तो वो कब होता है लाइम वाटर व्हाइट कलर का? एक एक्टिविटी हमने नहीं देखी, आगे के चैप्टर्स में आएगी। सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ मिलेगा तो व्हाइटिश बन जाता है। ओके, वो क्या कर देता है? व्हाइटिश कर देता है, मतलब व्हाइट कलर कर देता है। व्हाइट कलर जैसे चूने का पानी होता है ना, चूना, ओके, और फिर पानी, वो दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? वैसे कलर हो जाता है। सो क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब एंड कौन सी टेस्ट ट्यूब में एंड व्हाई? तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B, दोनों में ही हो जाएगा क्योंकि दोनों में CO2 था। लेकिन B में जल्दी होगा क्योंकि B में तो हमने खुद सिर्फ CO2 डाला है, उसमें उसमें सब कुछ है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CO2 द कलर चेंज। इन विच ट्यूब डज द चेंज कलर मोर रैपिडली एंड वाई? तो भाई ऑब्वियसली B में, जैसे हमने अभी बात की। What does this activity tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? भाई हम जो ब्रीथ आउट करते हैं उसमें मेजरली क्या, पूरा बोल दो यार, वो क्या होता है? CO2 होता है। ओके, सो दिस एक्टिविटी टेल्स अस दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर
in the this activity कहाँ गया, tells us that the amount of carbon dioxide is more in the air that we breathe out. हाँ करेक्ट, वही चीज बोला है. And what you conclude from this activity, carbon dioxide is produced in the process of respiration. तो हमने क्या हमने कंक्लूजन क्या है कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. अंडरस्टूड? ओके. तो ये हमारी एक्टिविटी थी. तो ये क्यों हुआ पता चला, लेकिन CO2 लाइम वाटर के साथ मिलके क्या कर देगा, मिल्की बना देगा वो सॉल्यूशन को. ओके. देन आगे दूसरी एक्टिविटी, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. किसमें? फर्मेंटेशन में. तो जब एक्टिविटी ये होगी तो CO2 प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन मतलब क्या? पता है किसी को? पता ही होगा ना ऑब्वियसली. फर्मेंटेशन मतलब जैसे हम इडली खाना चाहते हैं कल, तो वो खीरू जो होता है वो कल बनाने से पहले ही प्रिपेयर कर ले तो चलेगा, या उसको थोड़े टाइम पहले रखना पड़ता है? रखना पड़ता है ना. ओके, कि भाई पहले से रखो, फिर वो उसमें फर्मेंटेशन होगा, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं आथवा, वो आथवण ऐसा बोलते हैं. जैसे कि पिकल है, पिकल को भी, और से वो आमला होता है, आमला, तो आमला में आमला डाला, पानी डाला, नमक डाला थोड़ा, और हल्दी भी डाली थोड़ी, और रखते हैं उसको थोड़े टाइम, जितने टाइम रखो उतने, तो फिर वो थोड़ा अच्छा, टेस्ट भी अच्छा लगता है. ओके. तो जैसे कि इडली है, ओके, तो उसके खीरू को वैसे रखना पड़ेगा, तब उसमें वो आंथो बोलते हैं ना हम, जो वो आएगा. तो वो आंथो, आप वो हिंदी में क्या बोलते हैं क्या पता. तो वो जो आंथो है, दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस इंग्लिश में. ओके. हाँ, तो CO2 प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन में भी, ये हमें बताना है. मटेरियल क्या है? टेस्ट ट्यूब, बेंट ग्लास ट्यूब, फ्रूट जूस, यीस्ट पाउडर, लाइम वाटर एंड 1 होल कॉर्क. ओके. चलो, ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ वही. बेंट ग्लास मतलब ऐसे बेंट हुआ, कॉर्क मतलब एयर टाइट जो कैप होता है, जिसको पूंछ बोलते हैं. ओके. वो किससे? जनरली रबर का भी होता है और लकड़ी का भी होता है. ये कॉर्क से ही वो सेल का याद आया, कॉर्क में से ही निकाला हुआ था जो पहला सेल था. वो किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट हुक ने. ओके. चलो. सो टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू द मिक्सचर. ओके. तो देखो, ये फ्रूट जूस ले लिया और यहाँ पे लाइम वाटर लिया है. लाइम वाटर मतलब क्या? ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो दोनों ले लिया, और एक में हमने यीस्ट डाल दिया. ओके. तो जनरली ऐसा करते हैं, यीस्ट डालते हैं, और हम यीस्ट ना डाले तो क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं. ओके. हाँ, चलो. सो टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल कॉर्क. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. Like this. एकदम simple. What change is observed in the color of CaOH twice? Turns milky. क्यों भाई? अभी तो देखा था हमने कि CO2 मिल जाएगा उसको, तो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा. तो भाई अभी मिल्की हो गया तो हम क्या मानेंगे? तो भाई CO2 मिला होगा ऑब्वियसली. तो पता कैसे चला CO2 मिला होगा? फर्मेंटेशन हुआ होगा, तभी तो CO2 बनेगा. ओके. हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द चेंज ऑफ कलर्स? इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द चेंज ऑफ कलर्स ऑफ द लाइम वाटर. क्यों? क्योंकि जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें जो CO2 होता है उतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस नहीं होता. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, और अचानक से क्या, हाँ हो गया फर्मेंटेशन. वैसे थोड़ी होता है, धीरे धीरे करके फर्मेंटेशन होता है. तो धीरे धीरे करके CO2 बनेगा. अचानक से क्या, चलो हो गया फर्मेंटेशन, इतना CO2 मिल गया, ऐसा होगा नहीं. Which product of fermentation is responsible
for bringing about the change in color of lime water, CO2. Okay. Next, what does this activity tell us about the products of fermentation? Tells us about the product of fermentation which are CO2 and ethanol. Okay. तो इथेनॉल और CO2 जो है वो प्रोडक्ट है किसकी? फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड CO2। जैसे कि फर्मेंटाइन, ये जो क्या है, वाइन बनाते हैं जो, तो वो फर्मेंट है, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो ग्रेप्स होती है उसको सड़ाते हैं, उसको डिग्रेड करने देते हैं, फिर जाके वाइन बनती है। ओके, सो फर्मेंटेशन होता है। समझ में आया? ओके, एनी डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये कौन सी एक्टिविटी है? 6.5 इसमें है। अच्छा है। हाँ, टू कंपेयर द ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश एंड ह्यूमन, ये तो हमने देखा ही था। ओके, कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो फास्ट स्पीड से ब्रीद करते हैं और उनकी हार्ट बीट भी फास्ट होती है, ये हमने देखा था थियरी के टाइम पे। कंपेयर टू अस, ऑब्वियसली। क्यों रीजन भी देखा था। क्या? यस, करेक्ट। उनके जो हार्ट है वो 2 चैम्बर है, ये तो एक रीजन है ही, लेकिन मेन रीजन क्या है कि वो लोग जो पानी में डिसॉल्व हुआ ऑक्सीजन इंटेक लेते हैं और हम एटमॉस्फेयर में से ऐसे ही खुला ही ऐसे इंटेक ले लेते हैं। सो डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन वो लोग उतना ले सकते नहीं है, पानी में कम डिसॉल्व हुआ है, तो इसलिए उनको फटाफट ब्रीथ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो एन एक्वेरियम चाहिए इसके लिए। ऑब्जर्व मूविंग फिश इन एन एक्वेरियम। ऑब्जर्व करो कैसे से घूम रही है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। अच्छी एक्टिविटी, देखते रहो। ये मुंह खोला, ये मुंह खोला, 1 मिनट में कितनी बार वो मुंह खोल रहे हैं ऐसे, तो वो चेक करो। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। अब खुद का चेक करो। अच्छा, 1 मिनट कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं वो चेक करो। कंपेयर द ब्रीदिंग काउंट ऑफ फिश एंड योर्स, फिर कंपेयर करना है। ओके, चलो। सो व्हाट इज एन ऑपरकुलम? ओके, तो ऑपरकुलम क्या है? तो ऑपरकुलम जो कवरिंग्स होती है, ओके, मतलब जो फिश है तो फिश के आसपास ऐसे ये जो गिल के ऊपर कवरिंग्स होती है 2, जिससे ऐसे वो तैरती भी है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। समझ में आया? ओके, इसको बोलते हैं ऑपरकुलम। तुम्हारे लिए मैंने फोटोग्राफ रखा। तो ये जो है पार्ट, दैट इज द ऑपरकुलम। ये दिखाई दे रहा है? उसके नीचे होती है गिल्स। ओके, समझ गए? तो ये होता है ऑपरकुलम। और दूसरी फिगर है ये। ओह माय गॉड, बायोलॉजी लोगे तो नहीं, अब वैसे कम हो गया है। नहीं तो पहले तो हमें स्कूल में मेंढक को ऐसे काटना होता है, तो वैसे गर्ल्स लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये एक्टिविटी बंद करवा दी है। हाँ, अब कॉलेज लेवल में होती है, बट 11th-12th में, लेकिन हमारे टाइम पे 11th-12th में होता है। ओके, डाइसेक्शन बोलते हैं उसे। डाइसेक्शन ऑफ अ फ्रॉग कॉमन था, और कॉकरोच भी था। ओके, चलो। सो ये है, देखो इसको ऐसे उठा लिया है। दीज आर द गिल्स। ये गिल्स, ये जिंदा है, देखो देख रही है तो ये है गिल्स। ओके, ये अंदर से, अभी हमने देखा था बाहर का पार्ट है। ओके, तो वो ऑपरकुलम था, अब अंदर से ऐसा है। ये इसका जूम्ड व्यू ये
समझ में आया? ओके, अब एक क्वेश्चन जो मुझे तो था जब मैं समझने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा नहीं। हमने देखा कि इन लोगों में एक्वेटिक फिश में पर्टिकुलरली सिर्फ एक सेंटेंस भी देखा था हमने कि फिश में जो ब्लड है वो एक ही बार हार्ट में जाता है, लेकिन ह्यूमन में ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में जाता है और उसको डबल साइकिल बोलते हैं। ऐसा एक सेंटेंस हमने देखा था। तो एक टाइम हार्ट में जाता है, वो कैसे पॉसिबल है कि एक बार हार्ट में गया तो वो ब्लड में ऑक्सीजन है सपोज, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड भेज दिया उसने सारे पार्ट को। अब सारे पार्ट के पास से जो CO2 बनेगा वो वापस ब्लड में जाएगा। अब ये ब्लड ही वापस हार्ट में जाएगा क्योंकि ये तो 1 साइकिल है। हमारा तो लंग्स में जाएगा तब जाके फिर से आएगा, तो 2 साइकिल हो गई, डबल साइकिल। और ये ही वापस जाएगा तो फिर हार्ट में CO2 वाला ब्लड जा रहा है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, पॉसिबल कैसे है? फिर CO2 कहां गया? गया कहां से? या फिर ऑक्सीजन कहां गया? CO2 ही अगर घूम रहा है और CO2 ही घूम रहा है तो फिर जिंदा कैसे वो लोग? ये जब मैं समझने की ट्राई कर रहा था तो मुझे हुआ था ये क्वेश्चन, पता नहीं किसी ने बताया भी नहीं, फिर सर्च करके पता चला था। क्या होता है कि ये गिल्स है, राइट? तो जो ओपर्कुलम है उसके नीचे जो गिल्स है, तो पानी मुंह में से ले गए। मुंह को अभी बोला ना, हम कितनी बार मुंह खोल रहे तो मुंह में से पानी ले लिया। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो जैसे ही ये पानी ये गिल्स के पास से पास होता है, तो जब गिल्स के पास से पास होता है ना, तो पानी और उसके अंदर का ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो उसके ब्लड में चला जाता है। ओके, पानी तो पानी बाहर चला गया, पानी में तो है वो लोग, तो वो पानी कहाँ चला गया? बाहर। ऑक्सीजन पानी अंदर नहीं जाता है, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही करते रहेंगे तो कितने मोटी हो जाएगी वो, पानी पीकर ही मोटी हो जाएगी सब। सो पानी तो चला गया वापस ओशन में, रिवर में, जहां वो तैर रही है, पॉन्ड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, अब ब्लड फ्लो हो रहा है, और अब लंग्स तो है नहीं इनके पास, ये तो सिंगल साइकिल है। तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड में से वापस, ये ब्लड जब गिल्स के पास आता है ना, तो गिल्स के पास से जब पास होता है ना, तो उसमें से CO2 रिलीज हो जाता है, और दैट CO2 डायरेक्टली गो इनटू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, से रिवर, वाटर, पॉन्ड, जो भी हो। तो यहीं से पूरा काम हो जाता है। दोनों एक्सचेंज के लिए जो हम एल्वियोली, लंग्स जो हमें देखते हैं, वैसा इनमें होता नहीं। दैट्स व्हाई पॉसिबल है सिंगल साइकिल। अंडरस्टूड? चलो अभी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाए। तो गिल्स और वो समझ में आ गया, ओपर्कुलम। ओके, ये फोटोग्राफ इसीलिए डाउनलोड किया था। चलो अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे। सो एन ओपर्कुलम is folded covering of a gill slits in some fishes. Done. The next, by which organ do fish respire? Fish respire with gills, जैसे अभी हमने बात की। Okay. Then next, are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slit in fish coordinated in some manner? Coordinated है क्या? तो मतलब कुछ पैटर्न है, या कभी भी कुछ थोड़ी, कोई बार ज्यादा कोई बार कम, ऐसा कुछ है? तो नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ब्रीथ तो भाई हम जैसे हमारी नॉर्मल स्पीड हो तो वैसे ही करेंगे ना। हाँ, भागेंगे या ऐसा कोई एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मेडिटेशन या ऐसा कोई एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा कुछ स्लो हो जाएंगे। ओके, बट नॉर्मली तो नॉर्मल ही रहेगा। वैसे उनमें भी, यस, इन फिश व्हेन माउथ ओपन्स एंड गिल स्लिट्स क्लोज
एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ओपन और टाइमिंग का फिक्स्ड है कि भाई माउथ जब ओपन होता है, ओके, माउथ ओपन हुआ तो गिल स्लिट क्या है, क्लोज है, और जैसे ही माउथ बंद हुआ मतलब ऑक्सीजन अंदर ले लिया है, तब गिल स्लिट्स ओपन होती है और वहां से ऑक्सीजन लेके पानी बाहर निकलता है। एक बंद, दूसरा खुला हुआ, एक खुला हुआ, जैसे मुंह खुल रहा है ऑक्सीजन वाला पानी लेने के लिए, तब वो गिल स्लिट्स बंद है। और जैसे ही मुंह बंद कर दिया, क्योंकि पानी तो ले लिया है, तो वो खुल गया। क्यों? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन ले लेंगे और एक्स्ट्रा मतलब जो पानी है वो चला जाएगा वापस एनवायरनमेंट गिल्स से। यस यस, जस्ट लाइक हमारा एल्वियोली में एक्सचेंज होता था, वैसे यहाँ गिल्स से होता है। अंडरस्टूड? ओके। हाउ डू फिश रेस्पायर? फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट ओवर द गिल्स where the dissolved oxygen is taken up by the blood capillaries by diffusion। समझ में? ये रहा प्रोसेस, देखिए। And CO2 is released indirectly to the water। CO2 कहाँ रिलीज हो जाता है? वाटर में ही चला जाता है। Such water is discarded through the gill slit। तो ये पानी कहाँ चला गया? मतलब गिल्स। देखो, डिफ्यूजन, CO2 is released in water, मतलब वो वाटर में रिलीज होता है, उसकी बॉडी का वाटर, उसकी बॉडी के वाटर में, और उसकी बॉडी के वाटर जब वापस जाएगा तो गिल स्लिट के पास से, तो वाटर उसके पास रहेगा और CO2 चला जाएगा। समझ में आया? पक्का? देन व्हाट इज एन एवरेज ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एक्सपेरिमेंटल फिश? सो एक्सपेरिमेंट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंटल फिश बोलेंगे। सो भाई 66 to 78 पर मिनट, इतनी ज्यादा बार वो ब्रीथ करती है। जस्ट इमेजिन, जितनी हमारी हार्ट बीट है उतनी तो वो ब्रीथ कर रही है। ओके। एंड फॉर अस 12 to 16, जनरली 10, 12, 15 वैसा ही होता है हमारा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ओके, हम तो कॉन्शियसली करते ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? करो, बताया था ना उस दिन, बैठो, एक एटलीस्ट थोड़ा बैठो कॉन्शियस। इससे क्या होगा पता है? ये एक्टिविटी करोगे ना तो तुम और ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम अभी कॉन्शियसली, सपोज तुम देख रहे हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तुम्हारा पूरा ध्यान यहीं पे है। तो अगर 5 बार ये एक्टिविटी करो, 1 ही मिनट में हो जाएगी। 12 to 16 बोला ना, तो 5 बार करने में तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ओके, ये करोगे तो पूरा ध्यान तुम्हारा वहीं पे था। अब तुम जब आते हो वर्ल्ड के कांटेक्ट में, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पूरा रहेगा कि अच्छा तुम देख रहे हो यहाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि अच्छा फैन चल रहा है, अच्छा ये यहाँ ये हो रहा है, यहाँ से ये आवाज आ रही है, वो आ रही है, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो बाकी सारी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, जैसे अभी हॉर्न का आवाज आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, बट तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ऑब्जर्व होगा, लेकिन तुम डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम अपने काम में लगे पड़े हो, बट ऑब्जर्व हो जाएगा। ये होता है ऑब्जर्वेशन पावर। ओके, तो वो उससे बढ़ता है। हाँ चलो, लास्ट, व्हाई इन एक्वेटिक एनिमल द ब्रीदिंग रेट इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि वो लोग कौन सा लेते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर लेते हैं, और हम तो एटमॉस्फेयर में से लेते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो इन वाटर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश इज मच फास्टर देन दैट इन द टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे रहते हैं उनकी कंपेयर में। ओके, 6.7 transportation in human beings and in animals like buffalo and cow. So visit a health center in your locality and find out the normal range of hemoglobin contained in the human beings। तो ब्लड टेस्ट की बात चल रही है यहाँ पर। और दूसरा, वेटरनरी, मतलब के एनिमल डॉक्टर के पास चले जाओ और फिर वहां देखो कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है उनमें। Compare the difference in seen in male and female human beings and in animals. So what is the normal range of hemoglobin content in human beings? 12 to 18 gram per deciliter. 1 deciliter is equals to 100 ml. लिख लो, 1 deciliter is equals to 100 ml.
सो 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल। 12 से कम है नहीं चलेगा। खाओ, क्या खाओगे? बीट खाओ, पालक खाओ, ओके, स्पिनाच, तो वो सब खाओगे तो हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ेगा। क्यों क्यों हीमोग्लोबिन जरूरी है? क्या काम है? आज देखा था हमने यही चैप्टर में, क्या काम है हीमोग्लोबिन का? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो डिफ्यूजन से और गैस एक्सचेंज हुआ एल्वियोली से, तो जो ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स में टेंडेंसी रखता है अट्रैक्ट होने की। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा खींच लेगा, अपने साथ चिपका देगा और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रैवल करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ, मतलब हम बोलते हैं ना, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता है, सारे सेल्स के पास जाता है। कैसे जाता है? थ्रू ब्लड जाता है, और थ्रू ब्लड में भी किसके साथ जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ वो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है तो नहीं अच्छा है। तो भाई ब्लड की क्वांटिटी अगर सही है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है तो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो फिर जो ऑक्सीजन लेंगे वो ले तो रहे हो तुम, लेकिन ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। तो फिर जो जाएगा सेल के पास वो भी कम क्वांटिटी में जाएगा। समझ में आया? डिस्कस किया था, याद आ गया? पक्का? ओके, सो इतना होना चाहिए। तो ये सब खाओ, ओके, पर्टिकुलरली खाना चाहिए जो मैंने अभी बताया, स्पिनाच है, बीट है, हीमोग्लोबिन कंटेंट अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो यू कैन सर्च, और ये दो चीजें तो मुझे अभी याद आई इसलिए बताया, बट यू कैन सर्च के क्या क्या खाने से ऐसे हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ता है। ओके, जो बहुत जरूरी है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना और सारी जो प्रॉब्लम है, डैमेज हुए हैं सेल्स, वो रिपेयर करना। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हम पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी के चैप्टर में, वो रेगुलर हो उसके लिए भी जरूरी है। बॉडी में ब्लड होगा तो वो रेगुलर होगा ना। और रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के लिए भी बॉडी की हेल्थ में हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होना जरूरी है, अदरवाइज मे बी प्रॉब्लम विल बी देयर। सो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो हमें खानी चाहिए वैसी चीजें। कैरेट, और कैरेट उसमें भी बहुत ज्यादा होता है। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट? नो नो नो, in children 3 to 12 years hemoglobin content is 11 to 11, okay, प्लस और माइनस 1.5 लिखा है, तो 11 के आसपास हो तो उनका कम हो 10-11 तो चलता है। ओके, उनका चलता है, हमारा नहीं चलेगा। ओके, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन? हाँ, डिफरेंस है, मैन का ज्यादा होता है सब में, ह्यूमन में भी और एनिमल में भी मैन का ज्यादा होना चाहिए, होता है मतलब होना चाहिए, और फीमेल का थोड़ा कम होता है कंपेयर टू मैन, कम होता है। ओके, मैन में होता है 13 to 18, वुमेन में होता है 12 to 16, लेकिन 12 तो मिनिमम होना ही चाहिए। ओके, 8, 9, 7 ये सब तो नहीं चाहिए। ओके, इज द हीमोग्लोबिन कंटेंट डिफरेंट इन द काव्स, मेल्स, फीमेल्स? यस, जैसे मैंने बात की, जैसे हमारे में होता है वैसे ही उनमें होता है। जो फीमेल्स, जो काव्स है मतलब बच्चे, उनमें कम होगा, और उनकी कंपेयर में फीमेल में ज्यादा होगा, और उसकी भी कंपेयर में मेल में उनसे भी ज्यादा होगा। सेम वे। कहाँ गया इसका आंसर? सिर्फ यस लिखा हुआ है, बट जैसे मैंने बताया सबसे कम काव्स का, उससे ज्यादा फीमेल्स का, और उससे ज्यादा मेन का। जैसे कि काव्स का, देन उससे ज्यादा काउ का, और उससे भी ज्यादा बफेलो का। समझ में आ गया? एंड What is the normal range of hemoglobin content in the cow and buffalo? तो भाई काउ में है 10 to 15 and buffalo में है 12.5 to 14.5। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में कंटेंट गिवन नहीं है, बट एटलीस्ट दैट यू कैन आइडेंटिफाई। वो तो याद रह गया ना ऑलरेडी के फीमेल में, बच्चों में सबसे कम, फिर उससे फीमेल, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेल में होना चाहिए। रेंज याद हो तो अच्छा है, और रेंज भी याद ना हो तो मिनिमम 12 होना चाहिए, उतना याद रखो जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं।
एंड लास्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। भाई ट्रांसपीरेशन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो निकाल देता है, सो दैट नीचे का पानी और जो रिसोर्सेज है वो ऊपर तक आ सके, दैट प्रोसेस ट्रांसपीरेशन को दिखाओ। A pot with growing plant, a pot with a similar size with same amount of soil and stick and a plastic sheet। तो देखो क्या करना है, take 2 small pots ले लिए same size के, having the same amount of soil, one pot labeled as A and other as B। ये stick है इसमें लगाई हुई। Place a stick of the same height in order to pot as label B। तो same height की label B मतलब ये वाले pot में है stick। कवर दी सॉइल इन बोथ दी पॉट्स विद दी प्लास्टिक शीट्स। तो ये जो सॉइल है उसके ऊपर उसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है। ओके, ये क्यों करते हैं जनरली, ऐसा क्यों करते हैं कि सॉइल के अंदर का जो वाटर वेपर है ना वो इवापोरेट होके बाहर ना चले जाए, इसलिए। नहीं तो इवापोरेट होके बाहर चला गया तो भाई वो तो ड्राई हो गया। तो जहां पर जो एरिया में बहुत रेगुलर पानी ना आता हो, ओके, तो जिस दिन पानी आया पूरा पेट भर के उनको पिला दो और उसके बाद उस पर कवर कर दो, सो दैट डायरेक्टली इवापोरेशन तो होगा लेकिन उसका रेट कम हो जाएगा। ओके, तो वो पानी वहीं रहेगा सॉइल में से चला नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस की जाती है। हाँ, कवर बोथ द पॉट्स विद प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस देम इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। तो भाई प्लास्टिक शीट से पूरी बॉडी को कवर कर लो, जस्ट लाइक वो बेल जार से कैसे कवर कर दिया वैसे ही पूरा कवर कर दो थोड़े टाइम तक। ओके, और रख दो सनलाइट। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो व्हाई द सॉइल इन बोथ द पॉट्स इज कवर्ड, जैसे अभी मैंने बताया। यस, दिस टू प्रिवेंट द इवापोरेशन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। What do you observe after half an hour? After half an hour, small water droplets are observed on the inner surface of the plastic sheets of pot। ये शीट पे थोड़े 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 वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। That means ट्रांसपीरेशन हुआ है। और नीचे ट्रांसपीरेशन शायद ना भी हो, क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन कब होगा, जब उसको नीचे से पानी लेना है। नीचे ही पानी नहीं होगा, ऐसा समझो ये प्लास्टिक शीट तुमने नहीं लगाई तो ये इवापोरेट डायरेक्टली चला गया एटमॉस्फेयर में, तो फिर रूट में ही पानी नहीं है तो ऊपर वो खाली क्यों करेगा? रूट में हो थोड़े तक यहाँ पे फिल हो गया हो तब जाके वो ट्रांसपीरेशन करेगा। अच्छा ये एक्स्ट्रा निकालने दो तो वैक्यूम क्रिएट होगा और नीचे से आएगा। नीचे ही नहीं है तो वो अपना एक्स्ट्रा निकालेगा ही नहीं। समझ में आया? ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ओके, सो आफ्टर हाफ एन आवर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हमने देखा। व्हाट डू यू कंक्लूड? So from our observation, we conclude that there is a water loss from aerial part of a plant in the form of vapor, and this process is known as the transpiration. Understood? So ये सारी हमारी एक्टिविटी थी। इसी के साथ हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। ओके, सारी समझ में आ गई। ओके, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अब ऐसा करते हैं। और अब तो ऐसा बहुत ज्यादा करेंगे सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा, जो जरूरी नहीं है वो निकाल दिया। वैसे सीबीएसई का तो लास्ट 3 ईयर्स से रिड्यूस्ड ही होता है, बट फिर भी बुक में से ही निकाल दिया है। मतलब कि क्वांटिटी दिखने में बढ़ जाता है ना चैप्टर। जैसे लास्ट ईयर हम बोले तो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स थे, अब दिस ईयर ओनली 4 चैप्टर। जो 5th चैप्टर था वो पूरा निकल गया, ये 6th वाला चैप्टर 5th वाला बन गया। ओके, लाइक दैट। तो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स, ओके, वो कम हो गए हैं। सो इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो अब इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन आंसर, ओके, इन अ फेयर नोटबुक। तुम लोगों को बता दूं कि सारे चैप्टर्स के, साइंस के, हमें क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे हैंडराइटिंग से। इसलिए कि फिर जब स्कूल की एग्जाम, स्कूल में टेस्ट, ट्यूशन में टेस्ट या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए जब भी तुम ये चैप्टर का रिवीजन करो तो तुम इसी में से पढ़ो। वो जो बुक में जिस नोट में तुमने खुद नोट्स बनाई है, तुमने खुद लिखा हुआ है, उसी में से पढ़ो। और कंटेंट तो तुम्हें वही रखना है, बुक का ही कंटेंट होगा। ओके, बट खुद का लिखा हुआ पढ़ोगे सो दैट विल बी गुड। और क्योंकि पॉइंट वाइज होगा, ओके, ये थोड़ा
डायरेक्टली है तो पढ़ने में भी थोड़ा लगेगा कि अरे यार कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये वो। तुमने खुद सपोज ये क्वेश्चन है भाई, ये 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट पढ़े हैं, दैट्स इट। ओके, अच्छे से लिखो। तो पहले चैप्टर का हो गया है पूरा, और सेकंड वो फिजिक्स वाला उसका भी हो गया है। वेरी गुड। चलो, तो जिन तुम लोगों का नहीं हुआ होगा तो वो भी स्टार्ट कर दो एक्टिविटी, एंड ये चैप्टर का भी स्टार्ट कर देना। एंड कल हम इंग्लिश करेंगे। कल इंग्लिश वो तो है ही, कल मैथ्स का टेस्ट है और उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे। एक चैप्टर इसमें हुआ, 2 चैप्टर उसमें हुए, और इसमें भी 2 हुए। दूसरा वो चोर वाला थीफ स्टोरी। अच्छा, तो तीसरा करना है या उसमें तीसरा करना है? जो करना है उसमें तीसरा कौन सा है? फर्स्ट फ्लाइट में वही है फर्स्ट फ्लाइट, वो ये चैप्टर में से लिए हुए हैं। हाँ, तो वो कर देंगे स्टार्ट। ओके, तो वो बुक लेके आना, फर्स्ट फ्लाइट वो बुक लेके आना। एंड मैथ्स का टेस्ट अच्छे से, बुक के ही क्वेश्चंस होंगे, तो आउट ऑफ आउट मार्क्स ले आए वैसी प्रिपरेशन करो। बुक के ही क्वेश्चन, तुम्हें पता है पेपर में क्या आने वाला है, कोई चेंज नहीं। बुक के ही, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के पूछूंगा, तो डिट्टो मार्क लेके आओ। ओके, आउट ऑफ आउट। ओके, चलो कितने बजे आओगे? हाँ, बाय।